नमस्कार। आप सबका स्वागत है कहानियों के सफ़रनामे में। तो चलिए अपना सफ़र आगे बढ़ाते हुए हम सुनते हैं अक्टूबर जंक्शन अध्याय 2। 9 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस। सुदीप 80 घाट पर पहुंचकर अभी भी ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि क्यों बनारस को लेकर लोग इतने एक्साइटेड रहते हैं। यह सुबह बनारस की आम सुबह जैसी ही थी। अक्टूबर की सुबह में हल्की सी नमी थी। सुदीप ने चाय लेकर जहां तक नजर जा सकती थी वहां तक देखने की कोशिश की। वह टहलते हुए 80 से दशाश्वमेध घाट की तरफ बढ़ रहा था। बीच बीच में रुककर लोगों की बातें भी सुन रहा था। पूरी दुनिया से आए लोग बनारस में बड़ी उम्मीद से अपने जवाब का इंतजार कर रहे थे। मुंशी घाट पर कोई पंडा किसी को ऐसे समझा रहा था जैसे पूरी दुनिया का सच उसे ही पता हो। वह अपनी भोजपुरी छोड़कर खड़ी हिंदी और अंग्रेजी में समझाने की कोशिश कर रहा था। देखिए सर, बनारस भूकंप प्रूफ है। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी लेकिन बनारस का कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। पंडा जिनको समझा रहा था उनमें कुछ फिरंगी भी थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बनारस की खूबी ही यही है कि यहाँ आकर आदमी वह समझ लेता है जो उसे समझना होता है। पंडे ने अपनी बात जारी रखी। देखिए सर, बनारस फील करने वाला सिटी है। पंडे ने एक फिरंगी का हाथ लेकर अपने सीने पर रखा और बोला, मैडम दिस इज बनारस, बनारस इज हियर, फील इट। फिरंगी लड़की ने अपने साथ वाले लड़के की तरफ मुस्कुरा कर देखा। लड़के ने भी पंडे के सीने पे अपना हाथ रख दिया। पंडे ने लाल रंग का टीका निकालकर फिरंगी लड़के और लड़की के माथे पे लगा दिया और बोला, लॉर्ड शिवा इज ग्रेट, नाउ गिव 100 रुपीज नोट, लाख रुपया ब्लेसिंग इन जस्ट 100 रुपी। सुदीप थोड़ा सा आगे और बढ़ा। उसने शीशे के सामने दाढ़ी कटवाते, बाल बनवाते लोगों को देखा। बाल कटाते कटाते नाई बैठे हुए आदमी को भारत की पॉलिटिक्स के बारे में कुछ समझा रहा था। मनमोहन सोनिया के पपेट हो जे 2019 चुनाव बदे कांग्रेसिया प्रियंका के उतारी तब बीजेपी वाले घंटा बजावत रह जाई हैं, राजनाथ के बस के ना हो। सुदीप के लिए ये सब बातें नई थी। वह दशाश्वमेध घाट के पास आकर बैठ गया। उसने बैठते ही कुछ पंडों को देखा जो पूजा पाठ करा रहे थे। पंडों ने आकर उसे घेर लिया, लेकिन सुदीप पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। इतने में एक लड़का उसके पास आया और पूछा, सर माल चाहिए क्या? एकदम A1 माल है सर। सर पास में कमरा भी है, वहीं मार लीजिएगा। एक बार मार लेंगे ना सीधा भोलेनाथ के दर्शन होंगे। सुदीप ने उस लड़के से माल खरीदा। वह लड़का सुदीप को एक कमरे में ले गया। उस कमरे में पहले से 2 फिरंगी पड़े हुए थे। कमरे में हल्का धुआं था। सुदीप के कमरे में घुसते ही फिरंगी बोला, बम बम बोले, बम बम बोले। जवाब में लड़के ने जवाब दिया, जय भोलेनाथ। सुदीप के लिए सिगरेट खोलकर उस लड़के ने गांजा भरा। सुदीप ने 1-2 कश लगाए। उसकी फिरंगी से बात होने लगी। पता चला कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। 1 साल के लिए घूमने निकले हैं। इंडिया में ये उनका 3रा महीना था। वे यहाँ से सीधे ऋषिकेश जाने वाले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 1 साल घूमने के लिए उन्होंने 2 साल तक पैसे बचाए थे। अभी वे एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसलिए वे सस्ती से सस्ती जगह रुकते हैं। फ्लाइट की बजाय बस या ट्रेन लेते हैं। सुदीप को अभी तक सीक्रेट हिट नहीं करी थी। थोड़ी देर में उस पर हल्का हल्का नशा चढ़ा। वह चुप हो गया। अब उसको साथ में बैठे फिरंगी की बातें तो सुनाई पड़ रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। वह उस कमरे में करीब 3 घंटे तक बैठा रहा। जब वह कमरे से निकला तो पहले से बहुत हल्का महसूस कर रहा था। बहुत दिनों बाद ऐसा कुछ हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि टाइम कहाँ चला गया।
वरना वह हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता था। वो कमरा इतनी गलियों से होकर गुजरता था कि उसको पता ही नहीं था कि घाट कौन से हिस्से में है। लोगों से पूछ पूछ कर वह किसी तरह बाहर निकला। उसको बहुत जोर से भूख लगी थी। गली से निकलते हुए कचौरी की एक दुकान दिखी जहां बहुत भीड़ लगी थी। वहां एक बाप अपने बेटे को लेकर आया हुआ था। यह देखकर सुदीप रुका, कचौरी खाई और गली से बाहर निकलते ही उसने एक पीसीओ ढूंढकर अपने पापा का नंबर डायल किया। हालांकि पीसीओ ढूंढने के लिए उसको अच्छा खासा घूमना पड़ा, क्योंकि सबके पास मोबाइल होने की वजह से पीसीओ का बिजनेस कुछ बचा नहीं था। पापा से कुल बात हुई 2 रुपए की, लेकिन सुदीप के पास 100 रुपए का नोट था। पीसीओ पर आंटी बैठी थी। वह 100 रुपए का नोट देखकर नाराज हो गई। सुदीप ने उनसे कहा कि वह छुट्टे पैसे ला रहा है, तब तक आप 100 रुपए का नोट रख लीजिए। सुदीप ने छुट्टे कराने की कोशिश नहीं की। वह अपने होटल वापस लौट गया। होटल पहुंचकर उसको बहुत अच्छी नींद आई। उसकी नींद करीब 5 बजे खुली। शाम 6 बजे सुदीप जब घाट पर पहुंचा तो चित्रा वहां पहले से ही बैठी हुई थी। सुदीप चित्रा के पड़ोस में जाकर बैठ गया और बोला, एक बोरिंग सा सवाल पूछूं? चित्रा उसको देखकर हल्का सा चौंक गई और बोली, ओह, द सुदीप यादव जी। सवाल बाद में, ये बताओ चाय पियोगे? अभी तक कुल्हड़ वाली चाय पी या नहीं? हाँ, सुबह पी थी। एक और पियो, तुम भी क्या याद रखोगे? चित्रा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। दुनिया में आने के बाद दोनों ने पहली बार एक दूसरे को छुआ था। अगर ये लव स्टोरी होती तो इस पल को यहीं फ्रीज हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो कैसा लगा बनारस? चित्रा ने पूछा। कल से अच्छा आज लगा। मैं पिछले 6 दिन से यहाँ हूँ। रोज इसी टाइम पर घाट पर आकर बैठती हूँ। शुरू में 3 दिन तो बहुत बोर हुई, लेकिन चौथे दिन से लगने लगा कि सब कुछ रुका हुआ है। ऐसा लगने लगा कि कई साल से यहाँ हूँ। वैसे तुम्हारा बोरिंग सवाल क्या था? चित्रा ने कुल्हड़ की चुस्की लेते हुए कहा। भूल गया। कोई बात नहीं, कोई और बोरिंग चीज पूछ लो। चित्रा ने एक चुस्की बकायदा सुड़क कर पीते हुए कहा और दोबारा बोली, कुल्हड़ वाली चाय हो तो मजा सुड़क कर पीने में ही आता है। मेरा बोरिंग सवाल ये था कि कहानी मिली तुमको? अभी तो नहीं। अब तक दोनों सुड़क सुड़क कर चाय पी चुके थे। घाट पर आरती की तैयारी शुरू हो चुकी थी। घाट पर बैठे? सुदीप ने पूछा। वैसे तुमको ये तो नहीं लग रहा ना कि मैं चेप हो रहा हूँ? अगर तुमको अकेले में अपनी कहानी ढूंढनी हो तो तुम प्लीज डोंट वरी, अगर ऐसा लगेगा तो बोल दूंगी। वैसे एक बात बताओ, जिस तरह से हाई प्रोफाइल टाइप के तुम हो, तुमने टेबल पर बात शुरू क्यों की? तुम चाहते तो आराम से अवॉइड कर सकते थे। तुम बुरा मान जाओगी। अरे नहीं मानूंगी, बताओ। आपके हाथ में ये जो मुराकामी की किताब है ना, इसलिए। ओह, तुम्हें भी ये जापानी लेखक पसंद है? मैंने अभी तक इनकी बस एक ही किताब पढ़ी है, What We Talk About When We Talk About Running। मुझे बड़ा सही लगा था कि कैसे 32 साल की उम्र में इसने अपना कैफे बंद करके फुल टाइम लिखने का फैसला किया। मुझे ये चीज़ बहुत सही लगती है कि कुछ साल लगाकर आप कोई चीज़ बनाओ और एकाएक उसे हमेशा के लिए छोड़ दो, वो भी किसी ऐसे रास्ते पे जाने के लिए जिसकी मंजिल का कोई ठिकाना ही ना हो। तुम अपनी कंपनी छोड़कर ऐसे ही फिर कुछ शुरू करना चाहते हो क्या? पता नहीं, लेकिन एक चीज़ है, मैं 35 साल की उम्र में रिटायर होना चाहता हूँ। कायदे से चित्रा और सुदीप को घाट पर बैठकर बहुत सारी बातें करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो सवाल जो हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं, वो असल में हम अपने आप से पूछ रहे होते हैं। दोनों ने कुछ सवाल एक दूसरे से पूछे और दोनों ने एक दूसरे के वही जवाब सुने जो वो सुनना चाहते थे।
आरती देखते हुए दोनों शांत हो गए। करीब 1 घंटा भर दोनों चुपचाप बैठे रहे। वे आरती वाली जगह से थोड़ा सा आगे बैठे हुए थे। उनके पैरों पर गंगा की गीली रेत छू रही थी। जितना हिस्सा गीला हो रहा था उतना हिस्सा नदी होता जा रहा था। कोई साथ बैठा हो, चुपचाप हो और चुप्पी अखर ना रही हो। जब कोई जल्दबाजी ना हो कि कुछ ना कुछ बोलते रहना है, वरना तो अक्सर ही दिमाग पर प्रेशर होता है कि बातों को थमने ना दें। वह बड़ी अच्छी बातें करता है या वह बड़ी अच्छी बातें करती है के बजाय कभी कोई ये क्यों नहीं कहता कि उसके साथ बैठकर चुप रहना भी अच्छा लगता है। किसी के साथ बैठकर चुप हो जाना और इस दुनिया को रत्ती भर भी बदलने की कोशिश ना करना, शायद यही तो प्यार है। करीब 9 बजे जब सुदीप ने उठकर चलने को सोचा तो देखा कि चित्रा की आंखों में आंसू हैं। सुदीप को आंसुओं के बारे में पूछना ठीक ना लगा। चित्रा को पता चल चुका था कि सुदीप ने उसके आंसू देख लिए हैं। मैं चलता हूँ, अगर तुमको रोना हो तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। ये मेरा कार्ड है, मैं परसों तक यहाँ रुक रहा हूँ। कल तो सारनाथ जाऊँगा, अगर तब तक हो तो मिलते हैं। मेरा मोबाइल बंद रहेगा, इसलिए मैंने अपने होटल का नंबर लिख दिया है। सुदीप वहाँ से चला गया। चित्रा ने उसको पलटकर नहीं देखा, सुदीप ने पलटकर देखा था। क्या चित्रा इस मुलाकात को यूं ही जाने देगी? क्या चित्रा कभी सुदीप को कॉल करेगी? क्या चित्रा और सुदीप कभी दोबारा मिल पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस सफ़रनामे में।